तो हम समसीमांत उपयोगिता नियम हमने पढ़ लिया था। अब आपका जो गणनावाचक दृष्टिकोण है वो समाप्त हो गया। गणनावाचक दृष्टिकोण में हमने पढ़ा था कि उपयोगिता की गणना की जा सकती है यूटिल्स में। तो उसमें हमने नियम पढ़े थे कि जैसे दोनों सीमांत उत्पादता जो उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ा था और समसीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा था। ठीक है, ये दोनों नियम बताते हैं कि उपयोगिता की जो है वो गणना की जा सकती है। ठीक है, और उपयोगिता को मापा जा सकता है। जबकि अब हम सेकंड जो दूसरा जो विचारधारा है वो है दूसरा विश्लेषण, क्रमवाचक विश्लेषण। क्रमवाचक उपयोगिता के जो है क्रमवाचक विश्लेषण। तो जैसे कि हमने शुरुआत में अध्ययन कर लिया था कि क्रमवाचक विश्लेषण क्या कहता है। जहाँ गणनावाचक विश्लेषण ये कहता है कि उपयोगिता की जो है गणना की जा सकती है, वहीं क्रमवाचक विश्लेषण ये कहता है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, बल्कि क्या किया जा सकता है, उपयोगिता को जो है क्रम प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि इसके जो प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं जो मानते हैं कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता बल्कि क्रम प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रमुख जो समर्थक जो है इसके विद्वान प्रोफेसर एलन, याद रखना है 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। प्रोफेसर एलन, प्रोफेसर हिक्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नाम याद करें कि तो विल्फ्रेड पेरेटो, और इसके अलावा स्लट्सकी भी कह सकते हैं, स्लट्सकी। ठीक है, ये प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। एक आध और नाम अगर हम देखें तो जे आर हिक्स और आर डी एलन। ये प्रोफेसर आर डी एलन हो गया आपका। ठीक है, तो ये प्रमुख विद्वान हैं जो मानते हैं कि उपयोगिता की जो है गणना नहीं बल्कि जो है उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता बल्कि उसको क्रम प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो क्रमवाचक विश्लेषण के प्रमुख समर्थक कोई 2 अर्थशास्त्री बताइए। अगर प्रश्न आ जाता है 1 नंबर का तो प्रोफेसर एलन है, प्रोफेसर जे आर हिक्स है और विल्फ्रेड पेरेटो है, स्लट्सकी है। तो ये हिक्स और जे आर हिक्स एक ही है। ठीक है, उनका पूरा नाम जे आर हिक्स है। तो ये विद्वान मानते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, मापा नहीं जा सकता बल्कि उपयोगिता को जो है क्रम प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, अब ये इसका अर्थ क्या है। ठीक है, क्रमवाचक विश्लेषण का जो अर्थ क्या है, क्रमवाचक विश्लेषण जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया, इसका अध्ययन कर लिया था कि ये विद्वान मानते हैं कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता बल्कि क्रम प्रदान किया जा सकता है। क्रम कह सकते हो आप, क्रम कह दो या वरीयता कह दो। उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता बल्कि क्रम प्रदान किया जा सकता है, रैंक दी जा सकती है, इंग्लिश में कह सकते हैं रैंक। ठीक है, अर्थात हम ये कह दें कि उपभोक्ता जो है वो अनार की बजाय सेब को अधिक महत्व देता है। अगर 3 वस्तुएं हैं, सेब, अनार और आम, ठीक है, तो तीनों को उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। ये क्रमवाचक विश्लेषण के समर्थक क्या कहते हैं कि तीनों को की उपयोगिता को उपयोगिता तीनों वस्तु उपयोगी है, तीनों की जरूरत होती है, लेकिन उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता बल्कि क्रम, जैसे किसी व्यक्ति को आम है पहले स्थान पे आम को रखेगा, दूसरे स्थान पर वो जो है सेब को रखेगा और तीसरे स्थान पर वो अनार को रखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्रम दिया जा सकता है। क्रम यानी पहले स्थान पे आम के सेब की तुलना में आम को अधिक महत्व देता है और अनार की तुलना में सेब को अधिक महत्व देता है। ठीक है, तो ये जो है क्रमवाचक विश्लेषण यही कहा जा सकता है कि उपयोगिता तीनों ही है, तीनों चीज़ें उपयोगी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सेब की बजाय आम से ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है, इतनी ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है। इसकी माप नहीं की जा सकती, बल्कि क्या किया जा सकता है, क्रम दिया जा सकता है। तो पहले स्थान पर आम, दूसरे स्थान पर सेब और तीसरे स्थान पर अनार। ठीक है, तो हम ये क्रम दे सकते हैं कि भाई जैसे रोटी है, माचिस है और पेन है।
तीनों चीज़ें उपयोगी है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि रोटी माचिस से डबल उपयोगी है, ऐसा नहीं है। तो इसको क्रम दिया जा सकता है कि रोटी पहले स्थान पर, पेन दूसरे स्थान पर और माचिस तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो क्रमवाचक विश्लेषण के समर्थक ये मानते हैं कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता बल्कि क्रम प्रदान किया जा सकता है। अर्थात उपयोगिता का जो है मात्रात्मक मापन संभव नहीं है। मात्रात्मक मापन मतलब मात्रात्मक मापन संभव नहीं। तो ये विद्वान मानते हैं, इसका अर्थ ये हो गया क्रमवाचक विश्लेषण का, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता बल्कि क्रम प्रदान किया जा सकता है या वरीयता दी जा सकती है, रैंक दी जा सकती है। ठीक है, अर्थात उपयोगिता का मात्रात्मक मापन संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब पूछा जाए, देखिए कंफ्यूजन के लिए पूछा जा सकता है कि कौन सा विश्लेषण ये मानता है कि उपयोगिता का मात्रात्मक मापन संभव है। तो गणनावाचक जो दृष्टिकोण है वो मानता है कि मात्रात्मक मापन संभव है, जबकि क्रमवाचक मानते हैं कि उसका मात्रात्मक मापन संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका सीधा अर्थ ये हो गया कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता बल्कि क्रम प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये मानते हैं कि एक वस्तु की जो उपयोगिता है, इसके अर्थ को आगे बढ़ाते हैं कि एक वस्तु की जो उपयोगिता है, वैसे सारी वस्तुएं उपयोगी होती है, लेकिन एक वस्तु की जो उपयोगिता है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। यानी व्यक्ति के हिसाब से बदलती रहती है, समय के हिसाब से बदलती रहती है, ठीक है, और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। क्या मतलब हो गया? व्यक्ति के हिसाब से, इसका मतलब अलग अलग व्यक्तियों की जो अलग अलग वरीयता हो सकती है। कोई आम की बजाय अनार को ज़्यादा महत्व देता होगा, ठीक है, कोई पहले स्थान पर आम को रखता होगा, कोई सेब को पहले स्थान पर रखता होगा। व्यक्ति के हिसाब से बदल जाती है, समय के हिसाब से बदल जाती है। समय कैसे? परिस्थिति के अनुसार। समय का मतलब जैसे वर्तमान में अगर भूख लगी है तो भोजन के पहले स्थान पर रखोगे, प्यास लगने पर पानी को पहले स्थान पर रखना, कहीं जाना है तो आपको जो है कार की वरीयता ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस स्थान यानी समय के आधार पर बदल जाती है। भूख लगने पर भोजन की, प्यास लगने पर पानी की। ठीक है, तो ये वरीयता जो है वो समय के आधार पर भी बदल जाती है और परिस्थिति के आधार पर भी बदल जाती है कि कौन सी परिस्थिति है। अगर आप रेगिस्तान में हो और आपको भयंकर प्यास लगी है तो आप एक पानी की बोतल के लिए लगभग 1000 रुपये देने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि प्यास लगी है आपको भूख लगी है तो आप 1000 रुपये डाइट यानी एक थाली के 1000 रुपये देने के लिए तैयार हो। तो परिस्थिति उस हिसाब से होगी। ठीक है, तो ये इस मानते हैं क्रमवाचक विश्लेषण के जो समर्थक मानते हैं कि किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। एक करोड़पति है तो उसके लिए कार की उपयोगिता अधिक होगी, जबकि एक भूखा है व्यक्ति है तो उसके लिए रोटी की उपयोगिता अधिक होगी। ठीक है, तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगी और समय पर, विभिन्न समय पर ये भिन्न भिन्न होती है। तो व्यक्ति के आधार पर उपयोगिता में बदलाव आ सकता है, समय के आधार पर यानी भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न उपयोगिता अलग अलग होगी। ठीक है, इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता बल्कि क्या किया जा सकता है? क्रम शब्द के काम में ले सकते हो, वरीयता शब्द काम या वरीयता दी जा सकती है, या फिर कोटि का इंग्लिश में कहते हैं रैंक, कोटि दी जा सकती है यानी रैंक दी जा सकती है। ठीक है, कि पानी की बजाय रोटी की वरीयता दी जा सकती है, कार की बजाय रोटी को वरीयता दी जा सकती है। तो वरीयता, क्रम और कोटि एक ही शब्द है, मतलब तीनों का लगभग एक है। तो ये विद्वान मानते हैं कि उपयोगिता समय के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, अर्थात विभिन्न संयोगों को क्रम से जमाया जा सकता है, क्रम से जमाया जा सकता है। इसका मतलब क्रम दिया जा सकता है। जैसे मैंने बताया ना, रोटी, अनार और सेब या पेन, तीनों की आवश्यकता है, तो क्रम के हिसाब से इसको जमाया जा सकता है। यानी क्रमवाचक विश्लेषण के अनुसार यदि पेन रोटी की बजाय उपयोगी है या रोटी पेन की बजाय उपयोगी है तो रोटी को पहले स्थान पर और पेन को दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। तो क्रमवाचक विश्लेषण के अनुसार यदि रोटी पेन की तुलना में
ज़्यादा संतुष्टि देता है तो वो पहले क्रम पर किसको रखेगा, रोटी को, और दूसरे क्रम पर किसको रखेगा, पेन को, और तीसरे क्रम पर रखेगा अनार को। ठीक है, तो इसका लिए जो है उपयोगिता को, अब इसमें मात्रा जानने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कह सकते कि भाई रोटी पेन की तुलना में 4 गुना अधिक उपयोगिता देती है, नहीं, उपयोगित दोनों ही है। लिखना है, अगर आपको लिखना की जरूरत है तो पेन चाहिए, और अगर आपको भूख लगी तो आपको रोटी चाहिए। ठीक है, तो उपयोगी दोनों ही हैं। जहाँ पेन की जरूरत है वहाँ पेन उपयोगी है, और जहाँ रोटी की जरूरत है वहाँ रोटी उपयोगी दोनों ही है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि पेन की तुलना में रोटी डबल उपयोगी है, 10 गुना उपयोगी है या 2.5 गुना उपयोगी, ऐसा नहीं। उपयोगी तीनों ही है दो, लेकिन रोटी, पेन की तुलना में रोटी को वरीयता दी जा सकती है, जबकि अनार की तुलना में पेन को वरीयता दी जा सकती है। ठीक है, और पेन से कम वरीयता अनार को दी है, इसका मतलब ये हो गया, क्रम दी जा सकती है। ठीक है, तो इसी के आधार पर अपन जो है वो पढ़ेंगे तटस्थता वक्र। क्या पढ़ा भाई अब तक हमने कि क्रमवाचक विश्लेषण के प्रमुख समर्थक, क्रमवाचक विश्लेषण है क्या, तो इसका हमने अर्थ पढ़ा, और इसके प्रमुख समर्थक कौन से है, प्रोफेसर J.R. हिक्स है, प्रोफेसर एलन है, विल्फ्रेड पेरेटो है, प्रोफेसर स्लट्सकी है। ये मानते हैं ये क्रमवाचक विश्लेषण के प्रमुख समर्थक हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। कोई 2 क्रमवाचक विश्लेषण के कोई 2 समर्थक अर्थशास्त्री को नाम बताइए, तो ये। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या हो गया, ये मानता है क्रमवाचक विश्लेषण, ये मानता है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, यानी उपयोगिता का मात्रात्मक मापन संभव नहीं है, बल्कि क्या किया जा सकता है, रैंक यानी कोटि या क्रम या वरीयता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि उपयोगिता जो है वो व्यक्ति के आधार पर, समय के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर उपयोगिता में भी बदलाव हो सकता है। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की उपयोगिता में जो है रैंक में भिन्नता हो सकती है, समय के आधार पर रैंक में भिन्नता हो सकती है, परिस्थिति के आधार पर भिन्नता हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रमुख जो है क्रमवाचक विश्लेषण का अर्थ हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसी से जुड़ा हुआ तटस्थता वक्र। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र, इसको आइसोलेटेड वक्र भी कहते हैं। कर्व, या शॉर्ट में कह सकते हैं आईसी कर्व। ठीक है, शॉर्ट में इसको हिंदी इंग्लिश में आपका नाम जो है आइसोलेटेड कर्व भी कह सकते हो। अब देखिए तटस्थता वक्र क्या होता है। ठीक है, तटस्थता वक्र का अगर एक लाइन में अगर अर्थ पढ़े हैं तो इसमें जो है वो इसकी सहायता से उपभोक्ताओं को जो है प्राथमिकताओं को ग्राफ पर समझाया जाता है। प्राथमिकताओं कह दो या वरीयताओं कह दो। आईसी वक्र की सहायता से उपभोक्ता के प्राथमिकता को या वरीयता को दर्शाया जाता है इस वक्र की सहायता से। कौन से वक्र की सहायता से? तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के प्राथमिकता या वरीयता के क्रम को दर्शाया जाता है कि उस ग्राफ में, या हम कह सकते हैं उस वक्र में क्या दर्शाया जाता है, उपभोक्ता की प्राथमिकता को या वरीयता को। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या है, तटस्थता वक्र की परिभाषा क्या है? तटस्थता वक्र इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, हर साल इससे 3 नंबर का प्रश्न जरूर आता है। तो इसका कभी महत्व पूछ ले, कभी वक्र पूछ ले, कभी इसके अर्थ पूछ ले। ठीक है, तो तटस्थता वक्र की सिंपल सी परिभाषा क्या है कि एक तटस्थता वक्र जो है वो 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोग को बताता है। क्या बताता है? 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोग को बताता है, विभिन्न संयोग को दर्शाता है या बताता है। 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोग को बताता है जो उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, कैसे? अगर हम ये कहें कि आम 2 चीज़ें, अगर हम कहते हैं कि जैसे एक पहला संयोग है, एक संयोग ये है
ठीक है, दो वस्तुएं हैं आपके, वस्तु x और y, ठीक है। तो कोई भी संयोग जो है उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। जैसे हम कहते हैं वस्तु x की जो मात्रा है 1 मात्रा है और वस्तु y की 25 मात्रा है, 25 वस्तु। जैसे हम कहते हैं एक आम है और एक आम और केले हैं, तो एक आम 1 किलो आम के बदले पर जो है एक वस्तु है। पहला संयोग क्या हो गया, 1 और अनुपात 25, यानी x वस्तु की 1 इकाई किसके समान संतुष्टि देती है, y वस्तु की 25 इकाइयों के बराबर संतुष्टि देती है। ये एक पहला संयोग हो, ठीक है। या दूसरा संयोग जो हो गया, अगर एक पहला संयोग ये है अपने, दूसरा संयोग ये भी हो सकता है कि इसकी इकाई बढ़ाएं 2, x वस्तु 2 चाहिए तो इसकी इकाई को घटाना पड़ेगा यानी 20। ये भी दूसरा संयोग, यानी दोनों समान संतुष्टि दे रहा है, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि पहला संयोग तो ये हो सकता है कि वस्तु x की 1 इकाई और वस्तु y की 25 इकाइयाँ उपभोक्ता को समान संतुष्टि देती है, यानी 1 आम और 4 केले दोनों समान संतुष्टि दे रहे हैं। अब अगर आपको 1 आम ज़्यादा चाहिए, 2 आम और 2 केले, ये भी समान संतुष्टि दे, तो पहला संयोग ये हो गया। अगर आप उपभोक्ता को 1 आम और के बराबर 4 केले हैं तो इसका मतलब दोनों समान संतुष्टि दे रहे हैं। अगर उसे आम ज़्यादा चाहिए तो केले की मात्रा क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब पहला संयोग क्या हो गया, फर्स्ट संयोग कि 1 आम बराबर 4 केले, ये वस्तु x हो गई, ये वस्तु y हो। दूसरा संयोग क्या हो गया, 2 आम और 2 केले, ये समान संतुष्टि दे रहे हैं, ठीक है। तो जिस वक्र की सहायता से उपभोक्ता के 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोग को दर्शाया जाता है उसे ही जो है तटस्थता वक्र कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि सिंपल सी परिभाषा है तटस्थता वक्र की। तो एक तटस्थता वक्र 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोग को दर्शाता है। एक लाइन की परिभाषा याद रखनी है कि एक तटस्थता वक्र यानी आईसी कर्व 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोग को दर्शाता है, जिससे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। एक समान संतुष्टि कैसे, कि अगर एक वस्तु x की 1 इकाई और y की 25 इकाइयाँ हैं तो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। या अगर वो वस्तु x की 2 इकाइयाँ रखता है तो y की 20 इकाइयाँ है तो उसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। या तीसरी इकाई क्या हो सकता है, तीसरा संयोग क्या हो सकता है, पहला संयोग, दूसरा संयोग, तीसरा संयोग। तीसरे संयोग में अगर वो इसकी इकाई 1 x की बढ़ाए तो y की जो है उसे घटानी पड़ेगी, यानी इसकी 16 इकाई हो सकती है। यानी 3 वस्तु x की, 3 इकाइयाँ x की और 16 इकाइयाँ y की उपभोक्ता को समान संतुष्टि दे रही है। ये सारे संयोग जो है उपभोक्ता इनमें तटस्थता क्यों कहते हैं इसको, इसका कारण है कि उपभोक्ता तटस्थ है। तटस्थ मतलब समान संतुष्टि उसे मिल रही है, ठीक है। वो इनमें से सभी संयोग पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है, चाहे वो किसी भी संयोग को अपना सकता है। अगर उसे इस संयोग को अपनाए तो भी समान संतुष्टि मिलेगी, पहले संयोग को अपनाए तो भी समान संतुष्टि मिलेगी, दूसरे को अपनाए तो भी समान संतुष्टि मिलेगी। इसका मतलब उपभोक्ता वक्र जो है, एक लाइन की परिभाषा क्या होता है, तटस्थता वक्र क्या है, तटस्थता वक्र यानी आईसी वक्र 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, जिससे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसे ही तटस्थता वक्र कहा जाता है। क्लियर हो गई बात में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तटस्थता अनुसूची व वक्र। तटस्थता अनुसूची, अनुसूची मतलब होता है तालिका, शेड्यूल, इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल। तटस्थता अनुसूची व तटस्थता वक्र। तटस्थता अनुसूची यानी लिस्ट, अनुसूची को इंग्लिश में कह सकते हैं लिस्ट, यानी वह तालिका, अनुसूची को मतलब तालिका भी कह सकते हैं। एक तटस्थता वक्र को बनाने के लिए जो एक तटस्थता अनुसूची होनी चाहिए, यानी जिस तालिका की सहायता से, जिस अनुसूची की सहायता से हम तटस्थता वक्र बनाते हैं वो तटस्थता अनुसूची कहलाती है। यानी उस अनुसूची या तालिका जिसकी सहायता से तटस्थता वक्र बनाया जाता है उसे ही तटस्थता अनुसूची कहा जाता है, ठीक है। तो तटस्थता अनुसूची की परिभाषा क्या होगी, तटस्थता अनुसूची
इसका मतलब जिस अनुसूची की सहायता से, जिस अनुसूची यानी तालिका, जिस अनुसूची यानी तालिका की सहायता से आईसी वक्र यानी तटस्था वक्र बनाया जाता है उसे तटस्था अनुसूची कहते हैं। तो तटस्था अनुसूची क्या बताती है? ये दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को, यानी दो वस्तुएं x और y, उनके विभिन्न संयोगों को बताती है जिससे उपभोक्ता तटस्थ रहता है, जिसमें उपभोक्ता तटस्थ रहता है। तो अब एक तटस्था अनुसूची हम बना रहे हैं, तटस्था अनुसूची हम बना रहे हैं कि जिससे, जैसे एक तालिका, क्योंकि तटस्था अनुसूची एक तालिका ही है एक्चुअल में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है संयोग, यहाँ लेते हैं, एक तालिका बनानी है, यही तालिका तटस्था अनुसूची कहलाती है। ये होगी आपकी वस्तु x, और इधर लेते हैं वस्तु y, दो वस्तु, ठीक है, दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है। अब ये विभिन्न संयोग है। जैसे पहला संयोग क्या है? पहला संयोग में वस्तु x की 1 इकाई और वस्तु y की 25 इकाइयाँ, ये उपभोक्ता को समान संतुष्टि दे रही है। यानी वस्तु A की 1 इकाई रखे और वस्तु y की 25 रखे तो उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है, ठीक है। या फिर वो दूसरे संयोग को चुन सकता है। दूसरे संयोग का मतलब अगर उससे x की ज़्यादा चाहिए तो वो इसकी बढ़ाएगा, तो इसकी इकाई को जो है मात्रा को क्या करना पड़ेगा, उसे घटाना पड़ेगा, अर्थात फिर भी उसे समान संतुष्टि मिलेगी। इस संयोग को चुने या इस संयोग को चुने, ठीक है। फिर या तीसरा संयोग को चुने, अगर उसे x की फिर मात्रा बढ़ानी है, 3 इकाइयाँ x की चाहिए तो y की घटा करके 16 करनी पड़ेगी। यानी 1 इकाई इसकी बढ़ा रहा है तो 4 इकाइयाँ इसकी घटा रहा है, ये भी समान संतुष्टि देगा। चौथा संयोग अपना सकता है वो। चौथे संयोग में इसकी 4 इकाइयाँ तो इसकी जो है वो 13, इसकी इकाई बढ़ा रहा है तो इसकी घटा रहा है, ठीक है। पांचवा संयोग क्या हो सकता है? या फिर वो इसमें से भी जब हो सकता है, पांचवें संयोग में इसकी 5 इकाइयाँ बढ़ाए तो इसकी घटा के 11 करेगा। या छठा संयोग अपनाए, छठे संयोग में इसकी 6 या और इसकी 10। तो ये तटस्था तालिका है, अनुसूची इसी को कहते हैं, इसी को तटस्था अनुसूची कहते हैं। यानी जिस तालिका या अनुसूची की सहायता से तटस्था वक्र को दर्शाया जाता है या बनाया जाता है, तटस्था वक्र बनाया जाता है, उसे तटस्था अनुसूची कहते हैं। तो अब ये विभिन्न संयोग है, इसमें से किसी भी संयोग को चुनने पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी। अगर वो तीसरा चुनता है, इसका मतलब 3 इकाइयाँ वस्तु x की और 16 इकाइयाँ y की समान संतुष्टि देगी। या फिर वो पांचवें संयोग को भी चुनता है तो भी समान संतुष्टि, यानी पांचवा वस्तु x की 5 मात्रा और वस्तु y की 11 मात्रा, उससे भी समान संतुष्टि। तो इन विभिन्न संयोगों में से वो किसी भी संयोग को चुनेगा तो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। इसे ही तटस्था अनुसूची कहते हैं। और तटस्था अनुसूची की सहायता से ही हम तटस्था वक्र बनाते हैं। अब बात करते हैं तटस्था वक्र क्या होता है। तो तटस्था अनुसूची क्या होगी? जिस तालिका की सहायता से या जिस अनुसूची की सहायता से तटस्था वक्र बनाया जाता है उसे तटस्था अनुसूची कहते हैं, ठीक है। तो इसकी सहायता से अगर हम डायग्राम बनाएं, यहाँ पर तटस्था वक्र बनाए तो तटस्था वक्र बनेगा कैसा? देखिए, तटस्था वक्र इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। इधर ले लिया आपने OX पर ले लिया वस्तु X और OY पर ले लिया आपने वस्तु Y, ठीक है। इधर आपने ले ली 1 इकाई, 2 इकाई, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और इधर आपने ले ली, इसमें जैसे 5-5 की है ना, तो 5-5 की ले सकते हैं अपन। तो यहाँ पर आप ले लो जैसे 4, 5 ले लो, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो तटस्था वक्र की तटस्था अनुसूची की सहायता से तटस्था वक्र बनेगी। अब देखिए, वस्तु x की 1 इकाई तो वस्तु y की 25 इकाई है, यानी यहाँ पर, ठीक है। दूसरा संयोग क्या हो सकता है? वस्तु A की
2 इकाइयाँ और इसकी 20 इकाइयाँ, तो इसकी 2 और इसकी 20। वस्तु 3 की 3 इकाइयाँ, वस्तु x की 3 इकाइयाँ और वस्तु y की 16 इकाइयाँ, तो 3 और ये 16। वस्तु x की 4 इकाइयाँ और वस्तु y की 13 इकाइयाँ, तो 4 और 13। इसकी 5 और इसकी 11, 5 और ये 11। ठीक है, इसकी वस्तु x की 6 इकाइयाँ और वस्तु y की 10 इकाइयाँ, 6 और ये 10। ठीक है, तो ये जो इन सारे संयोगों को जोड़ेंगे तो जो वक्र बनेगा वो क्रमशः इस प्रकार का बनेगा। इन सारे संयोगों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये पहला संयोग जिसमें पहले वस्तु x की 1 इकाई और इसकी 25 इकाई, ये दूसरा संयोग, ये तीसरा संयोग, ये चौथा संयोग, ये 5वां संयोग और ये 6ठा संयोग। ठीक है, तो ये जो वक्र बनेगा ये वक्र कहलाएगा, इसी वक्र को कहा जाता है आईसी कर्व। इसका मतलब आईसी वक्र हमेशा इस प्रकार का होगा। आईसी वक्र का जो आकार है वो किस तरह का होगा, आईसी वक्र हमेशा इस प्रकार का ही होगा, इस तरह ऊपर से इस तरह, जो नीचे की ओर पैरेलल। ठीक है, तो आईसी वक्र का आकार जो है वो हमेशा इस प्रकार का। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि एक वस्तु की अगर मात्रा बढ़ानी है तो दूसरे की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसकी 1 से 2 करी तो इसकी 25 से 20 कर दी, इसकी 2 से 3 करी तो इससे 20 से गए 16 कर दी, इसके 4 करी तो इसकी, यानी इसको अगर बढ़ा रहे हैं तो उसको घटाना पड़ेगा, इसके बढ़ा रहे हैं तो इसको घटाना पड़ेगा, या फिर इसको अगर बढ़ा रहे हैं तो इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस वक्र का आकार हमेशा, आईसी वक्र का आकार हमेशा इस प्रकार का होता है। ठीक है भाई, तो आज हमने क्या पढ़ लिया, आज की क्लास में हमने पढ़ लिया क्रमवाचक विश्लेषण का अर्थ। इसके हमने पढ़े थे प्रमुख विद्वान जो क्रमवाचक विश्लेषण है को मानते हैं। अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं, प्रोफेसर हिक्स है, प्रोफेसर एलन है, विल्फ्रेड पेरेट है, स्लट्सकी है, ये सब मानते हैं, आर.डी. एलन है, ये सब मानते हैं कि उपयोगिता को जो है मात्रात्मक मापन संभव नहीं है, बल्कि क्या किया जा सकता है, उपयोगिता को क्रम प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, और हमने बात की थी तटस्थ, ये आईसी वक्र मान के क्रमवाचक विश्लेषण मान के चलता है कि उपयोगिता का जो है अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग उपयोगिता होती है, समय के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है और परिस्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, उपयोगिता को क्रम या कोटि दी जा सकती है। ठीक है, तो क्रमवाचक विश्लेषण ये मान के चलता है कि एक अनार की बजाय अगर सेब महत्वपूर्ण है तो सेब को अनार की तुलना में अधिक महत्व जो है दिया जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करती थी हमने तटस्थता वक्र किसको कहते हैं। तटस्थता वक्र जिस वक्र की सहायता से उपभोक्ताओं की प्राथमिकता को ग्राफ पर दर्शाया जाता है, ये ग्राफ ही है। तो जिस वक्र की सहायता से उपभोक्ताओं की जो प्राथमिकताएं हैं, ये पहली प्राथमिकता, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांच, प्राथमिकता को जिस वक्र की सहायता से दर्शाया जाता है वही तटस्थता वक्र कहलाएगा। अर्थात एक तटस्थता वक्र क्या बताता है, ये दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को दर्शाता है। तटस्थता वक्र हमेशा क्या बताएगा, दो वस्तुओं के संयोग, दो से ज्यादा नहीं, दो ही वस्तुओं के संयोग को, यह दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब संयोग है। संयोगों को बतलाता है जो उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि देते हैं। अर्थात किसी भी संयोग को चुन ले उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी। तो ये तो हो गया तटस्थता वक्र का अर्थ। अब बात करते हैं तटस्थता अनुसूची। अनुसूची यानी तालिका। तो जिस तालिका की सहायता से तटस्थता वक्र बनाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, तटस्थता अनुसूची। ध्यान रखना है कि जिस तालिका की सहायता, इसी तालिका से संयोग बता रहा ना, कि जिस तालिका की सहायता से तटस्थता जो है वक्र बनाया जाता है उसे तटस्थता अनुसूची कहते हैं। और ये जो वक्र है, अब इस तालिका की सहायता से जो वक्र बनेगा, तटस्थता अनुसूची की सहायता से जो वक्र बनेगा उसी को तटस्थता वक्र कहा जाएगा। इसी को आईसी कर्व कहते हैं। ठीक है भाई, तो आज के क्लास में हमने जो जो चीज़ें पढ़ी है, आईसी वक्र महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको घर पे एक बार नोट से जरूर देखें। ठीक है, तटस्थता वक्र क्या है, तालिका बनानी है, इस तालिका की सहायता से जो वक्र बनाना है।
ये आप करके देखो, फिर हम बढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे तटस्थता मानचित्र क्या है, तटस्थता वक्र की विशेषताएं क्या होती है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।